प्यारे बच्चों व साथियों नमस्कार। मैं सत्यपाल सियाग आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इजी फिजिक्स बाय सत्यपाल सियाग के अंदर 10+2 क्लास का जो कोर्स चला हुआ हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डी चैप्टर कैपेसिटेंस, उसमें 5 लेक्चर हम डिस्कस कर चुके हैं। आज 6th लेक्चर हमारे पास आता है जी। उसके अंदर क्या क्या डिस्कस करेंगे, उसके अंदर डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट्स। यदि प्लेट्स के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी जाए, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की बनी हुई, तो कैपेसिटेंस पे किस तरीके से इफेक्ट पड़ता है। फिर हम पढ़ेंगे उसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जब कंडक्टिंग स्लैब डाल दी जाती है तो किस तरीके से चेंज करेगी। फिर कॉन्सेप्ट आएगा जी प्यारे बच्चों हमारे पास डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का, स्ट्रेंथ क्या होती है डाइलेक्ट्रिक की। उसके बाद बात करेंगे प्यारे बच्चों कोरोना डिस्चार्ज, ये कोरोना नहीं जो आजकल चला हुआ है, कोरोना डिस्चार्ज या जिसको एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट भी बोलते हैं। और एक पढ़ा जाएगा जी यहाँ पे लाइटनिंग कंडक्टर क्या होता है बेटे। तो ये आज का हमारा आर्टिकल रहेगा और इसी के साथ हमारी फर्स्ट यूनिट की थ्योरी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी आज। और कल फिर हम कैपेसिटेंस के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करने वाले हैं। साथ में आपसे एक रिक्वेस्ट है भाई, वीडियोस अच्छी लगे तो आप उस पर कमेंट ज़रूर किया कीजिए ताकि हमारे को पता चले कि भाई कितनी सुधार की और ज़रूरत है, क्या क्या कमी अभी बाकी है। आप अगर कमी बताएंगे तो ही हम सुधार कर सकते हैं। और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो आसपास के बच्चे हैं उनके साथ शेयर कीजिए, और ताकि जो हमारे पास है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ शेयर किया जा सके। तो नाउ वी डिस्कस अबाउट आवर आर्टिकल, जो कि यहाँ पे है कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट्स। तो चलते हैं प्यारे बच्चों कैसे करेंगे। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेके आएंगे हम। मान लेते हैं ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जी, ये रहा यहाँ पे। इसकी ये 2 प्लेट्स ले ली बेटे हमने। इस प्लेट को आप सपोज P का नाम दे दीजिए, इसको Q का नाम दे दीजिए, कैपिटल Q मैंने नाम दे दिया है। ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और जो दूसरी है उसको अर्थ कर दिया गया है, और साथ में वो ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन नेगेटिवली चार्ज मिलेगी बच्चों। ये होगा जी नेगेटिवली चार्ज्ड, ये प्लेट है Q, साथ में अर्थ किया गया है इसको। अब इसके बीच में हम एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल देते हैं जो कि इस तरीके से है। नाम उसका ABCD रख दिया हमने, प्लेट का रखना चाहो रख दो वरना कोई ज़रूरी भी नहीं है। ये जी A B C एंड D। यहाँ पे P से Q प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस तरफ होगा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E0 मान लेते हैं बच्चों। जो सेपरेशन है इन प्लेट्स के बीच की, ये सेपरेशन स्मॉल d मान लीजिए, और जो प्लेट की खुद की थिकनेस है, ये थिकनेस स्लैब की, ये T मान लीजिए जी आप। कुछ सिचुएशन ऐसी है जैसे ये प्लेट्स हैं और इनके बीच में फॉर एग्जांपल ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी गई, यूँ इस तरीके से रखी हुई है। क्लियर? बिल्कुल। तो अब क्या होगा बच्चों, ये स्लैब है कांच की बनी हुई, तो ये भी एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है क्योंकि कांच जो है ग्लास और डाइलेक्ट्रिक होता है जी हमारे पास। ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, जो ये हमारे पास AC फेस है, AC फेस। कौन सा फेस बेटे? ये वाला फेस। इस पे कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज लीजिए, और इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा बच्चों? पॉजिटिव चार्ज। ये आएगा जी। जो दूसरा सिरा है जो नेगेटिव प्लेट के पास है उस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये नेगेटिवली चार्ज हो चुका है और ये पॉजिटिवली चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, और जो इंड्यूस हुआ है उसको EP बोलेंगे। हमने अप्लाई किया था E0 इस डायरेक्शन में, इस तरफ है, और जो इंड्यूस हुआ इसके अंदर वो इस तरफ अपोजिट EP। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको रिड्यूस्ड वैल्यू बोलते हैं वो E क्या होगा बेटे हमारे पास? दैट इज E0 माइनस EP। ये वैल्यू होगी जी रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब इसकी कैपेसिटेंस हम डिस्कस करना चाहते हैं। कैसे डिस्कस करेंगे? लेट चार्ज ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, लेट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ईच प्लेट। दोनों प्लेट पे जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो Q मान लेते हैं। नेचर अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है। अब साथ में
इन प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये पोटेंशियल डिफरेंस यहां से लेके यहां तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, उस पोटेंशियल डिफरेंस को V मान लेते हैं। लेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर क्या मान लीजिए बेटा, उसको V मान लें। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस आप कैसे कैलकुलेट करें? यहां पे अगर देखें तो इतनी जगह ये खाली और साथ में इतनी जगह खाली, ये आपकी जगह जो है ये खाली है, मीन्स यहाँ पे एयर है या वैक्यूम है, और इतनी जगह के अंदर क्या है प्यारे बच्चों मेरे पास, दैट इज डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं टोटल, तो दिस पोटेंशियल डिफरेंस प्लस दिस पोटेंशियल डिफरेंस प्लस दिस पोटेंशियल डिफरेंस, यानी जो एयर के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस है प्लस उसमें डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ऐड कर देंगे तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो V यहाँ पे टोटल पोटेंशियल डिफरेंस मान के चले, जो किसके बराबर होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इन द एयर प्लस पोटेंशियल डिफरेंस इन द डाइलेक्ट्रिक। ठीक बात है जी, कोई तानाशाही नहीं है, बिल्कुल क्लियरली हमारे को दिखाई देता है। अब एयर के अंदर जो जगह है वो कितनी बचती है देखना, टोटल जो सेपरेशन थी प्लेट्स के बीच वो स्मॉल d है, T डाइलेक्ट्रिक ने कवर कर ली, तो ये वाली और ये वाली कितनी बच जाएगी, D में से इस T को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो एयर के अंदर जो खाली जगह है वो D माइनस T है, ये एयर में खाली जगह की थिकनेस है, और डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस कितनी है, T। अब यहां पे हम पोटेंशियल ग्रेडियंट का जो रिलेशन था इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ उसका यूज करके प्यारे बच्चों क्या निकाल लूंगा मैं, पोटेंशियल डिफरेंस एयर के अंदर और साथ में डाइलेक्ट्रिक पर वैल्यूज यहां पे पुट कर देंगे सिंपली। तो कैसे करेंगे, यहां पे देखिए बेटे, एयर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E नोट है। एयर के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस हमने माना हुआ है ये V एयर अपॉन थिकनेस इन द एयर, एयर की जो थिकनेस है वो कितनी है, D माइनस T। लो जी, ये आ जाएगा, क्योंकि रिलेशन ये होता है एक्चुअल में E इज इक्वल टू माइनस dV/dr। नेगेटिव साइन केवल डायरेक्शन को शो करने के लिए आता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की, बट मैग्नीट्यूड में यदि बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो एयर के अंदर dV मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस वो V एयर है, dr यानी थिकनेस जो एयर के अंदर है वो D माइनस T है। श्योर है जी, बिल्कुल कोई समस्या नहीं। अब बात करें डाइलेक्ट्रिक के अंदर, तो डाइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड नेट E है, एयर के डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस माना वो ये माना, तो एज इट इज पैटर्न पे क्या आएगा, V डाइलेक्ट्रिक अपॉन थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस T है, तो ये वैल्यू आ गई जी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जो पोटेंशियल ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का रिलेशन उसका यूज करके मैंने ये लिख दी है वैल्यूज। तो यहां से V एयर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, V एयर की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते तो D माइनस T इस तरफ किस में है, डिवाइड में, इस तरफ जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई के अंदर, तो ये लो जी, बिल्कुल सही बात। ओके, एज इट इज पैटर्न पे V डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू निकालना चाहते तो T यहाँ डिवाइड में था, इस तरफ जाके मल्टीप्लाई में। साथ में एक बात और, यहां पे E की वैल्यू पुट करेंगे हम, क्योंकि कल लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था क्या कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K जो होता है वो होता है बेटा, इट इज द रेशियो ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड टू द रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। E नोट बाई E अगर ले लें तो K आ जाता है। तो E की वैल्यू कितनी आएगी यहां से बताना बेटे, E नोट बाई K, यही तो आएगी। तो इस E की जगह ये जो E यहां पे लिखा हुआ है रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी जगह आप ये वैल्यू यूज कर लें। ये वैल्यू जैसे यूज करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, इट बिकम्स T इंटू E नोट बाई K। तो मीन्स ये V डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू आ जाती है, ये किसकी वैल्यू आ जाती है, V एयर की वैल्यू। यूज करिए, अगर यूज करें तो क्या आएगा बेटे, V यानी टोटल पोटेंशियल डिफरेंस एयर वाला जो कि है E नोट इंटू D माइनस T प्लस डाइलेक्ट्रिक वाला जो किसके बराबर है, E नोट इंटू T अपॉन K। लो जी, आ चुकी है वैल्यूज।
अब वैल्यूज अगर आ चुकी हैं तो इसको सोल्व करना ही बस हमारा अब तात्पर्य या प्रयास है। आप क्या करें, इसमें से कॉमन ले लीजिए ई नोट को। ई नोट को जैसे ही कॉमन लेंगे तो क्या आएगा बेटा, मैं यहां पे लिखता हूं v इज इक्वल टू ई नोट, कॉमन लेते हैं तो यहां पे d माइनस टी प्लस टी बाई के। ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच वो होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या होती है बेटे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो v इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। यहाँ से माइनस टी कॉमन ले लें आप, माइनस टी अगर कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे बचेगा 1 माइनस 1 बाई के, क्योंकि माइनस टी कॉमन लिया जा चुका है इन दोनों टर्म से, तो यहाँ पे 1 माइनस 1 बाई के। श्योर, ठीक है जी। सिग्मा, अब सिग्मा जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है वो होती है चार्ज पर यूनिट एरिया Q बाई ए। लो जी, सिग्मा की वैल्यू मैं यहाँ पे एक स्टेप मिस करता हूँ, सिग्मा की जगह लिख दिया Q बाई ए। ठीक बात है ना बेटा, ओके। अब यहाँ से Q की वैल्यू अगर देखें, Q की वैल्यू तो ये सारी चीज जो नीचे है इसके साथ मल्टीप्लाई में ए एप्सिलॉन नॉट v, और ये जो चीज मल्टीप्लाई में थी ये डिवाइड में चली गई, d माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 बाई के। यह आ गया जी। अब कैपेसिटर के अंदर रिलेशन पता हमारे को, क्या रिलेशन पता है बेटे हमारे पास, कैपेसिटर के अंदर रिलेशन पता है क्या, देखना विषय बस। कैपेसिटर के अंदर हमारे को ये पता बेटा Q CV के बराबर होता है, Q इज इक्वल टू CV। बट यहाँ से Q इस चीज के बराबर, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं आप, इसको इक्वेशन सेकंड मान सकते हैं, दोनों को कंपेयर कर लो। कंपेयरिंग बोथ इक्वेशंस व्हाट वी गेट, CV इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A V अपॉन D माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 अपॉन K। V से V कैंसल आउट, तो क्या रिजल्ट आया बेटे बताना शहबाज, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी और 1 माइनस 1 अपॉन K। तो दिस इज द नेट कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट्स। यदि डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लेट्स के बीच में डाल दी जाए तो नेट कैपेसिटेंस ही आती है। यदि डाइलेक्ट्रिक स्लैब ना डाली होती, नहीं डालते होते हम, तो उस में जो फ्री स्पेस में कैपेसिटेंस थी उसका रिजल्ट था एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, और इसमें ये आता है। तो नीचे की चीज छोटी हो चुकी है बेटा, क्योंकि इसमें नीचे D है और इसमें D माइनस समथिंग है, और नीचे की चीज यदि छोटी हो जाएगी तो वैल्यू बढ़ जाएगी, इंक्रीज करेगी। तो इसलिए डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद जो कैपेसिटेंस है वो फ्री स्पेस की कैपेसिटेंस से ज्यादा मिलेगी, C इज ग्रेटर देन C नॉट। ये था जी। तो एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने से कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में उसकी कैपेसिटेंस हमेशा इंक्रीज करती है, बढ़ती है, यानी कि आप उसमें ज्यादा से ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हैं। अब आता है प्यारे बच्चों हमारे पास इसका स्पेशल केस। स्पेशल केस क्या देखना बेशा बस, स्पेशल केस इफ T इज इक्वल टू डी, T D के बराबर हो जाए, मीन्स इसकी जो थिकनेस है डाइलेक्ट्रिक स्लैब की वो इस पूरे गैप के बराबर हो जाए, यानी सारा का सारा जो प्लेट्स के बीच का मीडियम है ये हमने स्लैब से भर दिया, जगह खाली छोड़ी ही नहीं बिल्कुल भी। यदि T D के बराबर हो जाएगा तो बेटे आप इसमें वैल्यू पुट कर दें, पुट करिए, तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन इसकी जगह D की जगह T, या कह सकते हैं T की जगह D, तो मैं T की जगह D पुट करता हूं, D माइनस D इंटू 1 माइनस 1 अपॉन K। अंदर मल्टीप्लाई करवा दीजिए, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, अंदर गुना करवाएंगे तो माइनस D माइनस माइनस प्लस D बाई K, D से D कैंसल आउट, रिजल्ट आया एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D बाई K। ये K कहाँ चला गया बेटे ऊपर, और जैसे ये K ऊपर जाएगा तो मीन्स C इज इक्वल टू K इंटू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद मीडियम फ्री स्पेस बिटवीन द प्लेट्स।
ये तो वो कैपेसिटेंस है जब प्लेट्स के बीच का मीडियम कैसा था बेटे, फ्री स्पेस। तो इसलिए इसकी जगह सी नोट लिखा जा सकता है, तो C इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ C नोट। तो इसलिए जो अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच का मीडियम किसी डाइलेक्ट्रिक से भर देते हैं तो फ्री स्पेस के मुकाबले कैपेसिटेंस K टाइम्स हो जाती है यदि उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है तो बेटे। ये था जी हमारे पास इसके बारे में। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया था, शुरू में मीडियम फ्री स्पेस था, उसकी कैपेसिटेंस मान लेते हैं 20 माइक्रो फैरेड थी। अब प्लेट्स के बीच कंप्लीटली एक ऐसा मीडियम डाल दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सपोज मान लिया कितना बेटे, 12 है, K 12 है। तो अब उसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी, K की वैल्यू 12 इंटू 20 दैट विल बिकम्स 240 माइक्रोफैरेड। तो देखिए वैल्यू पहले तो 20 थी, अब 240 माइक्रोफैरेड है, तो बढ़ चुकी है जी। इन दिस वे दिस आर्टिकल इज ओवर। ये आर्टिकल कंप्लीट होता है बेटे। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कंडक्टिंग स्लैब। केवल क्या चेंज किया हमने, कंडक्टिंग स्लैब डाल दी इस आर्टिकल में, बाकी यूं का यूं है, बट अब की बार जो स्लैब डाली गई है जैसे ये थी, ये स्लैब अब की बार डाइलेक्ट्रिक होने की बजाय कंडक्टिंग है, मेटल की बनी हुई है। किसकी बनी है बेटे, मेटल की। तो फिगर में यही रखूंगा, देखना। दो पैरेलल प्लेट्स ले ली कैपेसिटर की, और यहां पे अब की बार हमने क्या कर दिया, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने की बजाय कंडक्टिंग स्लैब डाल दी जिसकी थिकनेस कितनी बेटे, T। तो वही सिचुएशन, इस सिरे पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, इस सिरे पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। अगर यहाँ पे ये चार्ज इंड्यूस हो जाता है तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी पैदा होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव। बट मेटल की खासियत, कल हम बात करके आए थे मेटल का पोलराइजेशन, तो ये बताया था कि जितना आप अप्लाई करते हो उतना इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर इंड्यूस होता है बेटा अपोजिट डायरेक्शन में। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इसमें E 0, क्योंकि दो वेक्टर हो गए ना इसमें बेटा। E नोट तो आपने इस तरफ अप्लाई किया था, EP इस तरफ पैदा हो गया, दोनों बराबर हैं, बस डायरेक्शन अपोजिट है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगा। अब वही काम जो कैपेसिटर की प्लेट्स हैं उन पे जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है हर एक प्लेट पे Q मान लेते हैं, ठीक बात। इन प्लेट्स के बीच का जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V मान लीजिए जी, और बार बार ये चीज रिपीट होगी। वो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करोगे, जितना एयर के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस है प्लस जितना इस कंडक्टिंग स्लैब में है, वो दोनों को ऐड कर दे तो टोटल आ जाएगा। अब V एयर का तो पता अपने को, थोड़ी देर पहले ही लिखा था, उसी को आप रिवाइंड करके देख सकते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने ये लिखा था V एयर बाय D माइनस T इज इक्वल टू क्या था बेटे हमारे पास, दैट इज E नॉट। तो V एयर की वैल्यू क्या थी, V एयर की वैल्यू थी E नॉट इंटू D माइनस T, ये थी बेटे। अब कंडक्टिंग की बात करते हैं। कंडक्टर के अंदर देखें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, और प्यारे बच्चों नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यदि 0 है तो पोटेंशियल जो होगा यहां से लेके यहां तक वो कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा बेटे, कांस्टेंट, क्योंकि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तो dV बाई dr 0, और यदि किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है दैट मीन्स दैट इज ए कांस्टेंट। क्या रहेगा बेटे, वो कांस्टेंट होगा। और यदि कांस्टेंट है तो इस सिरे से जब आप मूव करते 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 इस सिरे तक जाएंगे तो पोटेंशियल में चेंज आएगा ही नहीं, कांस्टेंट रहेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया, पोटेंशियल डिफरेंस इस पॉइंट से इस पॉइंट तक दैट इज आल्सो 0, वो 0 है। क्योंकि जैसे ये 2 वोल्ट पे है ये सिरा, तो ये भी 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट, यहां तक जाओगे तो हर पॉइंट पे वैल्यू 2 वोल्ट ही मिलेगी आपको। डिफरेंस कैसे निकालोगे, दिस माइनस दिस, वो भी 2 वोल्ट पे ये भी 2 वोल्ट पे, तो पोटेंशियल का डिफरेंस 0। तो जब कंडक्टिंग स्लैब आप डाल देंगे तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा, ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा बच्चों, 0। तो बस इतनी सी बात बचेगी कि जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस प्लेट्स के बीच में है वो उतना ही है जितना पोटेंशियल डिफरेंस है एयर के अंदर, और एयर वाली वैल्यू तो हमारे को पता, तो यहां पे लिख दीजिए V इज इक्वल टू E नॉट इंटू D माइनस T। बस अब तो आर्टिकल कवर।
क्योंकि बात तो इसी की थी, ये जीरो हो चुका है तो v इज इक्वल टू ई नोट डी माइनस टी। यूं लिख सकते हैं ई नोट की जगह सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट इनटू डी माइनस टी। सिग्मा की वैल्यू q अपॉन ए, तो v इज इक्वल टू q अपॉन ए एप्सिलॉन नोट इनटू डी माइनस टी। सही बात है जी। अब q की वैल्यू यहां पे आप क्या कर लीजिए बेटा, निकाल लें, तो वो आ जाएगी a एप्सिलॉन नोट इंटू वी अपॉन डी माइनस टी इज इक्वल टू q। इक्वेशन फर्स्ट। साथ में कैपेसिटर के अंदर रिलेशन पता हमारे को, यदि कैपेसिटेंस C है, कैपेसिटेंस क्या है बच्चों, C, कैपेसिटेंस बेटे C, तो Q तो CV के बराबर होता है। फॉर ए कैपेसिटर Q इज इक्वल टू CV। इक्वेशन सेकंड, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, Q की वैल्यू CV, Q की वैल्यू ये भी, तो क्या आ जाएगा भाई, CV इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट V अपॉन डी माइनस टी। V से V कैंसल आउट, तो कैपेसिटेंस आ गई बेटे A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी। आ गया जी रिजल्ट, आपका काम कंप्लीट हो गया जी, ये रिजल्ट आ जाता है। आ गया तेरे बच्चों? हाँ जी। अब इसको एनालाइज कीजिए। यदि हमने कोई स्लैब नहीं डाली थी तो फ्री स्पेस के अंदर तो कैपेसिटेंस इतनी थी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी थी भाई, बिल्कुल थी। यहां पे रिजल्ट आ गया एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी, तो वो उसमें डी है, इसमें डी माइनस टी। नीचे की चीज छोटी, नीचे की चीज छोटी तो ओवरऑल वैल्यू क्या मिलेगी बेटे, ज्यादा। तो मीन्स अगर बात करना चाहें C जो है वो C नोट से मिलेगा जी ज्यादा। तो यानी कंडक्टिंग स्लैब डालने से भी कैपेसिटेंस बढ़ती है। तो एक निचोड़ निकल गया दोनों आर्टिकल का। यदि किसी भी प्रकार की स्लैब डाल दें हम कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में, तो हमेशा उसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज करती है। कैपेसिटेंस कम से कम होती है जब मीडियम फ्री स्पेस होगा कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच का। अब एक स्पेशल केस और कर दो बेटा इसमें छोटा सा। क्या करें वो स्पेशल केस, वो देखो विषय बस। स्पेशल केस की यदि बात की जाए यहां पे, तो कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, स्पेशल केस यदि D और T बराबर हो जाए, D इज इक्वल टू T, मीन्स जो एक कंडक्टिंग स्लैब की इस तरीके से है कि पूरी सेपरेशन को कवर अप करेगी, सारी सेपरेशन कवर अप करेगी, कोई जगह ही खाली नहीं बची प्लेट्स के बीच में, सारी मेटल से भर दी हमने। D और T यदि बराबर हो जाएंगे तो यहां पे पुट करना आप दोनों बराबर, तो डिफरेंस जीरो आएगा। नीचे चीज जीरो, तो नीचे चीज जीरो अगर है, ऊपर चीज फाइनाइट है, तो वैल्यू किस पे अप्रोच करते बेटा, इन्फिनिटी पे। तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। तो ये एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इनफाइनाइट कब होती है, जब उसकी प्लेट्स के बीच का मीडियम कंप्लीटली एक मेटल से भर दिया जाए, कंडक्टिंग मटेरियल से भर दिया जाए, तो उसकी कैपेसिटेंस इनफाइनाइट हो जाएगी। ये था प्यारे बच्चों हमारे पास इन दो आर्टिकल का डिस्कशन। नेक्स्ट हमारे पास आता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है। व्हाट डू यू मीन बाय डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। और बड़ी अच्छी चीज है बेटा यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, इंपॉर्टेंट है थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें मैथमेटिकल कोई चीज नहीं है। तो देखते हैं विषय बस, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का कंसेप्ट। स्ट्रेंथ का मतलब तो ताकत होता है ना, यही होता है ना बेटे, तो वही ताकत जैसी कोई चीज यहां पे है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, द मैक्सिमम यानी ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड विच ए डाइलेक्ट्रिक कैन टॉलरेट without breaking its insulating properties। क्या है जी डेफिनेशन, द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड विच ए डाइलेक्ट्रिक कैन टॉलरेट विदाउट ब्रेकिंग इट्स इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज इज नोन एज इट्स डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। वो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड जो कोई भी डाइलेक्ट्रिक सहन कर सकता है, अपनी इंसुलेशन प्रॉपर्टीज को खोए बिना,
वही मैक्सिमम वैल्यूज होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, उसी को डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। जैसे ये हमारे पास एक डाइलेक्ट्रिक है, तो वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये टॉलरेट कर सकता है, सहन कर सकता है, इसकी खुद की इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज को खोए बिना, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज नहीं खोनी चाहिए बेटा, होनी चाहिए इसके अंदर, तो वही जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी जो अप्लाई की जा सकती है, उसी को डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो बेसिकली डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जो कोई भी डाइलेक्ट्रिक टॉलरेट कर सकता है। तो इसलिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की जो ऐसा यूनिट होगी, वो ऐसा यूनिट वही होंगी बेटे जो किसकी होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की। मीन्स या तो न्यूटन पर कूलम या फिर वोल्ट पर मीटर, क्योंकि दो ऐसा यूनिट होती हैं इसकी। ये तो इसकी डेफिनेशन से बनती है शुरुआत में ही बिल्कुल, और ये जब पोटेंशियल ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का रिलेशन निकालते हैं वहां से बनती है, क्योंकि ई जो है वो -dv/dr होता है। ये लीजिए जी, ये पोटेंशियल डिफरेंस जो वोल्ट में मापा जाएगा, ये सेपरेशन डिस्टेंस जो मीटर में मेजर की जाती है, तो वोल्ट पर मीटर भी इसकी यूनिट होती है। अब एग्जाम्पल देता हूं मैं तुम्हारे को कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से आप कैसे समझ सकते हैं। जैसे एक बच्चा है, एक बच्चा, आप उसको रुलाना चाहते हैं, मीन्स उसका पोलराइजेशन करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बच्चे को रुलाना है तो थप्पड़ लगाने पड़ेंगे। तो वो मैक्सिमम थप्पड़, मैक्सिमम पिटाई जो वो सहन कर सकता है बिना रोए, जब तक वो नहीं रोता, और जो मैक्सिमम उसने पिटाई सहन की है वो उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोली जाएगी। ऐसे ही वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जो कोई भी डाइलेक्ट्रिक सहन कर सकता है अपनी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज को खोए बिना, वही क्या होता है बेटा हमारे पास, उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। तो फॉर द सेफ्टी पर्पज के लिए हम क्या करते हैं, जो मैक्सिमम वैल्यू अप्लाई की जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का केवल 10% ही अप्लाई की जाती है। कितना अप्लाई करते हैं बेटे, केवल 10% अप्लाई करते हैं, ओनली 10%। अब जैसे कोई डाइलेक्ट्रिक है, मैक्सिमम मान लेते हैं वो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड टॉलरेट कर सकता है, यानी ये उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है। तो सेफ्टी पर्पज के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा से ज़्यादा उसके ऊपर अप्लाई करेंगे, बस इतना ही, केवल इसका 10%, इससे ज़्यादा अप्लाई नहीं करते, क्योंकि इंसुलेशन प्रॉपर्टीज़ खोता तो नहीं है वो, लेकिन बेटा कमज़ोर पड़ जाता है, तो इसलिए हम ऐसा करते हैं। कुछ सब्सटेंसेस हैं यहाँ पे जिनकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हमारे को दी होती है, जो न्यूमेरिकल्स में यूज हो जाती है, तो आप डायरेक्ट उनको याद रखिए। यदि माइका है, माइका चमड़े से बना हुआ एक डाइलेक्ट्रिक होता है, इसकी होती है बेटा जी हमारे पास 118 मिलियन वोल्ट पर मीटर, मिलियन वोल्ट यानी 118 गुणा 10 की पावर 6 वोल्ट पर मीटर, बहुत ज़्यादा है, 10 की पावर 6, यानी इतना मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर अप्लाई किया जा सकता है। यदि बात की जाए टेफ्लॉन, टेफ्लॉन भी एक प्रकार का प्लास्टिक होता है, इसकी होते बेटा 60 मिली वोल्ट पर मीटर, यानी 60 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर, बहुत ज़्यादा है ये भी। अगर बात की जाए रबर की, रबड़ हमारे पास यदि है तो रबर की होती बच्चों हमारे पास 3 मिलियन वोल्ट पर मीटर, यानी 3 × 10 की पावर 6 वोल्ट पर मीटर। यदि एयर की बात करें, एयर भी एक डाइलेक्ट्रिक ही है, तो एयर जो होता है उसकी 12 मिलियन वोल्ट पर मीटर होती है बच्चों, यानी 12 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। और फ्री स्पेस वैक्यूम जिसको पोलराइज ही नहीं किया जा सकता, तो उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि उस पर जितना मर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर लीजिए फिर भी वो अपनी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज को नहीं खोएगा। और यदि बात की जाए परफेक्ट वैक्यूम के लिए, इसका ऑर्डर जो होता है वो 10⁻12 मिलियन वोल्ट पर मीटर, परफेक्ट वैक्यूम के लिए। अगर आप देखेंगे तो इसको चेंज करना चाहें तो ये 10⁻18 वोल्ट पर मीटर हो जाएगा। देखना इन सब से, इनका ऑर्डर तो 10⁻6 है, और परफेक्ट वैक्यूम का ऑर्डर 10⁻18 वोल्ट पर मीटर, यानी बहुत ज्यादा इसकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज होती है। नेक्स्ट आता है मेरे पास एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट्स। एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट्स थ्योरेटिकल है, और ये एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट एक आर्टिकल वेन डे ग्राफ जनरेटर होता है बेटा, उसका प्रिंसिपल भी है। वेन डे ग्राफ जनरेटर
एक डिवाइस होता है जो चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए यूज किया जाता है, उसका ये प्रिंसिपल भी होता है। एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट्स, एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट्स, जिसको दूसरा नाम कोरोना डिस्चार्ज भी बोलते हैं। ये कोरोना ये नहीं है जो आजकल फैला हुआ है, ये अलग है बेटा, डिस्चार्ज भी बोलते हैं। कैसे समझें अब इसको, क्या होता है, बताना क्या चाहते हैं यहाँ पे। यदि एक स्फीयर हमारे पास है, छोटा सा स्फीयर मैं ले लेता हूँ जिसकी रेडियस मोल r मान लीजिए, और इसको जो चार्ज दिया गया है वो q मान लीजिए। तो बात करें यहाँ पे इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी की, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा जो होगी वो q/4πr² होगी ना बेटे। और इसके सरफेस पे यदि इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के सरफेस पे हमने पढ़ा था कितना होता है बेटे, σ/ε0 ये होता है। अब जैसे जैसे ये स्फीयर छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाए तो क्या होगा बेटे, ये ऐसे फिर ऐसे, यानी एक पॉइंट जैसा हो जाएगा ये। अगर छोटा होता जाएगा तो रेडियस इसकी क्या करती जाएगी बच्चों, रेडियस घटती जाएगी, डिक्रीज करती जाएगी। और रेडियस यदि डिक्रीज करती जाएगी तो सिंपल सी बात है सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा बढ़ेगी, क्योंकि नीचे की वैल्यू छोटी होगी तो सिग्मा बढ़ेगा। सिग्मा यदि बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा बेटे, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो मीन्स जैसे जैसे ये चार्ज इतना ही रखिए बट इसका साइज छोटा करते जाइए आप, तो क्या होगा बेटे, हमारे पास ये शार्प पॉइंट बन जाएगा जिसपे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। तो जो इसके आसपास की एयर है, जैसे ये हमारे पास बिल्कुल छोटा सा हो चुका है, अब इसके आसपास की जो एयर होगी तो क्या करेगा बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ज़्यादा हो चुका है कि आसपास की एयर को क्या कर देगा भाई, आयनाइज कर देगा, यानी चार्ज लीक होना स्टार्ट हो जाएगा इस पॉइंट, शार्प पॉइंट से चार्ज लीक होके आसपास की एयर को आयनाइज करेगा। और यहाँ पे आपको एक ब्लूइश ग्लो, नीला ग्लो, नीली चमक सी दिखाई देगी जब ऐसा एक्शन होगा तो, और इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं बेटा, कोरोना डिस्चार्ज। जब बारिश होती है तो आसमान में बिजली कड़कती है, तब आपको दिखाई देता होगा वहाँ पे नीली लाइट, ब्लूइश लाइट आपको दिखाई देती है, वो बेसिकली कोरोना डिस्चार्ज ही होता है। ओके, तो ये था प्यारे बच्चों हमारे पास एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट। यानी यदि हमारे पास एक छोटा सा पॉइंट है, उसके ऊपर चार्ज बहुत ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बहुत ज्यादा मिलेगा, अगर आसपास की एयर को वो आयनाइज कर देगा, चार्ज की लीकेज होगी उस शार्प पॉइंट से आसपास की एयर के अंदर, तो इसी प्रोसेस को हम एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट या फिर कोरोना डिस्चार्ज बोलते हैं। इसके बाद आता है बच्चों लाइटनिंग कंडक्टर क्या होता है, जो कि आज के लिए और इस यूनिट के लिए और साथ में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए हमारा लास्ट आर्टिकल। लाइटनिंग कंडक्टर, आपने देखा हो क्या, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं उनके ऊपर त्रिशूल जैसी एक चीज लगी होती है, जिसके आगे से जो कॉर्नर है बिल्कुल तीखे होते हैं। जैसे ये कोई बिल्डिंग है आर्बिट्रेरी, ये बिल्डिंग मान लीजिए इसमें ये कमरे हैं, लो जी बहुत बढ़िया बिल्डिंग है, इसके साइड से यहाँ पे इसके साइड में ऊपर की तरफ एक त्रिशूल जैसी चीज लगी होती है, जिसपे यूं ये कॉर्नर जो है बिल्कुल तीखे होते हैं, और साथ में ये त्रिशूल एक कॉपर वायर के थ्रू, मोटी सी कॉपर वायर के थ्रू क्या होता है बच्चों हमारे पास, धरती में दबाया होता है, और यहाँ पे एक मेटल की प्लेट होती है जो धरती में दबी होती है ग्राउंड में, और ये लाइटनिंग कंडक्टर बोला जाता है। ये क्या करता है, जब थंडरिंग होती, बारिश का मौसम होता है, बिजली गिरती है, तो उस बिजली से इस बिल्डिंग को बचाता है, लाइटनिंग से इस बिल्डिंग को बचाता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं बेटे, लाइटनिंग कंडक्टर। तो यानी जब बारिश हो, बारिश के दौरान जो थंडरिंग और लाइटनिंग होती है, उससे किसी बिल्डिंग को सेव करने के लिए जो कंडक्टर उसकी ऊपर लगाया जाता है वही लाइटनिंग कंडक्टर बोला जाता है। ये वो कंडक्टर है जो एक कॉपर वायर, बड़ी मोटी सी कॉपर वायर के थ्रू किसमें, ग्राउंड में लिया जाता है बेटे, और ग्राउंड में एक प्लेट इसके साथ जुड़ी होती है। काम कैसे करता है, देखिए मान लीजिए कि यहां से क्लाउड्स पास कर रहे हैं, ये वो क्लाउड्स हैं, और
इन क्लाउड्स पे क्या है प्यारे बच्चों हमारे पास, मान लेते हैं ये नेगेटिवली चार्ज्ड क्लाउड्स हैं। तो ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन जो ये सिरे होंगे इस शार्प कंडक्टर के, इन सिरों पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कैसा चार्ज आएगा प्यारे बच्चों हमारे पास, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर इन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है इतना ही जो ये मेटल की प्लेट नीचे दबी हुई इस पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। बट ये धरती में दबी हुई है तो जैसे इस पे चार्ज आएगा ये न्यूट्रल हो जाएगी, क्योंकि अर्थ बहुत बड़ा कैपेसिटर ये सारा का सारा चार्ज अपने अंदर स्टोर कर लेगी। अब इन पे पॉइंट चार्ज था, सॉरी पॉजिटिव चार्ज है, शार्प कॉर्नर है, तो ये आसपास की जो एयर होगी यहाँ पे, जो एयर यहाँ पे है आसपास में, उसको क्या कर देंगे बच्चों, ये पॉजिटिवली चार्ज कर देंगे ड्यू टू एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट। और ये पॉजिटिवली चार्ज एयर का जो ब्लो है, बहाव है, ये इस नेगेटिव चार्ज को क्या कर देगा प्यारे बच्चों, न्यूट्रल कर देगा। क्या कर देगा, न्यूट्रल। तो मीन्स ये क्लाउड थे नेगेटिवली चार्ज और यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज एयर का ब्लो है वो इनको न्यूट्रल कर देगा, तो लाइटनिंग नहीं होगी और ये बिल्डिंग सेफ। यदि पूरे तरीके से न्यूट्रल ना भी हो पाए, मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज इनफ नहीं है इसके नेगेटिव चार्ज को खत्म करने के लिए, तो जो बचा हुआ नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पे आके और इस कंडक्टर के थ्रू कॉपर की वायर से होता किस में चला जाएगा बेटे, ग्राउंड में चला जाएगा। और जैसे ही ग्राउंड में चला जाएगा तो फिर ये न्यूट्रल हो चुका है, बिल्डिंग हमारी क्या है बेटे, सेफ। तो ये था जी हमारे पास ऑल अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स थ्योरी। आशा है आपको सारे के सारे लेक्चर समझ में आए होंगे। फिर भी किसी प्रकार की कोई क्यूरी आपकी रहती है तो पर्सनली आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ में आप जो कमेंट्स करके ये बताइए भाई कितने सुधार की ज़रूरत हमारे को है, हमें कैसे पता चलेगा वरना कि क्या तो कमी है हमारे अंदर, और आप कमियों को बताएंगे तभी हम उस पर गौर करके दूर करेंगे ताकि नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर बेटा प्रॉब्लम्स ना आए। तो फिर कल हम इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं और फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम क्या करेंगे बेटे, सेकंड यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी की शुरुआत करेंगे और पूरा का पूरा सिलेबस 10+2 क्लास वीडियोस के थ्रू आप तक जरूर पहुंचेगा, ये हमारा वादा है आपसे। तो जुड़े रहिए, देखते रहिए इजी फिजिक्स बाय सत्यपाल सियाग। थैंक्स ए लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड, थैंक्स वंस अगेन।